हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम, वेरी वार्म वेलकम, वेरी वेरी वार्म वेलकम भाई। एंड टुडे उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड, सब्जेक्ट इज इंग्लिश, क्लास इज 8, लेसन इज 14, लेसन नेम इज द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। उस आदमी के बारे में हम आज पढ़ेंगे जिसने भारत को पंख दिए। क्या भारत उड़ने लगा क्या भाई? हाँ, भारत उड़ने लगा, जिसने भारत को उड़ान दी। आज हम उस महान शख्सियत, व्यक्तित्व के बारे में आज हम रीड करेंगे। आपके लेसन क्लास 8 में, ये लेसन 14 में बताया गया है। और द नेम ऑफ दैट पर्सन इज, अभी नहीं, इसकी स्टार्टिंग ही लेसन की कैसी हुई है? डू यू नो? डू यू नो का मतलब क्या आपको पता, आपको मालूम है, आप जानते हो? द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स, उस व्यक्ति को जिसने भारत को पंख दिया। क्वेश्चन से ये लेसन की स्टार्टिंग हो रही है। क्वेश्चन जो होता है बच्चों में एक प्रकार का क्यूरियोसिटी जगाता है, जिज्ञासा, उनकी क्यूरियोसिटी को जगाता है। क्या आप जानते हैं जिसने भारत को पंख दिया? तो बच्चे सोचेंगे, अरे भारत को पंख दिया मतलब भारत उड़ने लगा। तो उसको और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं। तो यही लेसन है। इट वॉज जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। कह रहे इनका नाम था, ये थे जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज JRD। इनको शॉर्टकट में और लोकप्रिय नाम इनका क्या था? JRD। JRD का फुल फॉर्म वही, जे से जहांगीर, आर से रतन जी और डी से दादाजी, दादा भाई, दादा भाई। ही वॉज बॉर्न इन पेरिस ऑन जुलाई 29, 1904। और उनका जन्म पेरिस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी जो कि सीन नदी के किनारे है। कहां पर? फ्रांस में 29 जुलाई 1904 को हुआ था। His father Ratanji Dadabhai Tata was Parsi and mother Suzanne Brieri was French. उनके पिताजी रतनजी दादा भाई टाटा एक पारसी थे और उनकी माताजी जो थी सुजैन ब्रियरी, एक कौन सी? फ्रेंच महिला थी, यानी फ्रांस की महिला थी। वो फ्रांस की नागरिकता थी इनके पास, ये यहाँ के थे। टाटा चाइल्डहुड वाज स्पेंट ड्यूरिंग बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। और इस प्रकार से टाटा का पूरा जीवन फ्रांस और इंडिया के आने जाने में ही बीता। मम्मी वहां से थी, पापा जी यहाँ से थे। तो मम्मी जब चाहे फ्रांस लेके जाए, पापा यहाँ लाए। तो ये पूरा इनका बचपन, कह रहे हैं मेरा बचपन, द टाटा चाइल्ड, टाटा का पूरा बचपन फ्रांस और इंडिया के बीच में ट्रैवलिंग करने में, आने जाने, यात्रा करने में ही बीत गया। कब बड़े हो गए उनको पता ही नहीं चला, बचपन कैसे चला गया इंडिया और फ्रांस के बीच में ट्रैवलिंग करने में। भैया मजा, कभी फ्रांस कभी इंडिया, कभी फ्रांस कभी इंडिया, इसी में उनका बचपन बीत गया। Some people said in jest that he got his surname from an ancestor who stood on the shores of Bombay and waved ta 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 to the departing ships. कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि उनके कोई पूर्वजों में से एक थे जो जहाज, जो मुंबई में, तब बॉम्बे कहा जाता है, आज मुंबई है, बॉम्बे के समुद्र के किनारे खड़े हो जाते थे और जितनी भी पानी की जहाजें जाती थी, जितने भी शिप्स जाते थे, वो सबको हाथ हिलाते ऐसे ही बोलते टा 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 टा। होता नहीं, आप देखिए किसी ट्रेन से गुजरिए तो बच्चे टाटा टाटा करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, ट्रेन गुजर रही है, रेलवे, कोई एरोप्लेन से दिखता नहीं लेकिन बच्चे तब भी टाटा 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 चिल्लाते हैं। तो ऐसी ही उनकी आदत थी। वो जहाज, सारी जाने वाली पानी की जहाजों को समुद्र के किनारे खड़े होकर के हाथ हिलाते हुए टाटा 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 कहते, और लोगों ने उनका नाम ही रख दिया टाटा, और ये टाटा हो गए तब से। ये उनको सरनेम इस तरह से मिला है, उपनाम जो मिला है। In 1924, at the age of 20, as a French citizen, he was recruited into the French army. और 1924 में 20 वर्ष की अवस्था में, चूंकि वो फ्रेंच के भी सिटीजन थे, उनकी मदर वहीं से थी, तो ही वॉज रिक्रूटेड, उनको फ्रेंच आर्मी में वो भर्ती कर लिए गए। ठीक है, कौन? JRD जी, फ्रेंच आर्मी में उनकी भर्ती हो गई, सेना में भर्ती हो गए। ए ईयर लेटर ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू प्रिपेयर फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और एक साल बाद उनको इंग्लैंड भेज दिया गया ताकि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने के लिए तैयारी करें।
तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जानते हैं, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दो बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी हैं विश्व की, जो कहाँ है, लंदन में है, जो राजधानी है इंग्लैंड की। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तैयारी करने के लिए, उसमें एडमिशन की तैयारी करने के लिए इनको इंग्लैंड भेज दिया गया 1 साल बाद। जब ये सेना भर्ती हुई उसके 1 साल बाद ही। बट हिज फादर रतन जी आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू बॉम्बे टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री। लेकिन उनके पिताजी रतन जी ने उनसे कहा कि वो वापस बंबई आ जाएं और उनकी टाटा स्टील इंडस्ट्री में काम करें। ठीक है, उनको बॉम्बे वापस बुला लिया इंग्लैंड से। His father did not consider a college degree necessary to succeed in life, क्योंकि उनके पिताजी का मानना था कि जीवन में सफल होने के लिए कॉलेज की डिग्री जरूरी नहीं है, ये कागज की डिग्री की जरूरत बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखती है। A year later, Ratanji died. His eldest son and heir Jahangir inherited the directorship of the Tata Sons and Board. Yes, my dear. तो मैं आपको बता रहा था कि उनके फादर ने कहा कि सफल होने के लिए जीवन में, लाइफ में सक्सीड होने के लिए कॉलेज की डिग्री जरूरी नहीं है, जबकि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एडमिशन की प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन उनके फादर ने उनको कॉल कर लिया, बुला लिया वापस बॉम्बे, कहा कम। और टाटा स्टील इंडस्ट्री में उनको, जो बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, इस्पात कारखाना है, वहां पर कार्य करने के बुला लिया। 1 साल बाद टाटा जी की मौत हो गई, रतन जी की उनके पिताजी की मौत हो गई। हिज एल्डेस्ट सन एंड हेयर जहांगीर इनहेरिटेड द डायरेक्टरशिप ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड। और उनके जो सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी जहांगीर को टाटा सन्स एंड बोर्ड के निदेशक का पद, डायरेक्टरशिप का पद उनको उत्तराधिकार में मिल गया। उत्तराधिकार का मतलब वो चीजें जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है वो इनको इनहेरिटेड कहा जाता है, तो अपने उत्तराधिकार में स्वतः ही इनको मिल गया। JRD became India's first licensed pilot in 1929 और JRD भारत के पहले 1929 में पहले लाइसेंस युक्त पायलट बने थे। It was JRD who gave India wings to fly in 1932। ये JRD ही थे जिन्होंने भारत को 1932 में क्या दिया, पहली बार भारत को पंख दिया 1932 में। ठीक है, JRD set up Tata Aviation Service by piloting the first flight himself from Karachi to Bombay in a small aircraft। JRD स्वयं टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना की और पहला जहाज वो स्वयं ही पायलटिंग माने स्वयं चलाते हुए, वो कहां से, कराची से बॉम्बे एक छोटा सा जहाज, वो स्मॉल एयरक्राफ्ट स्वयं उड़ा कर लाए थे। कराची भी एक पोर्ट सिटी है और मुंबई भी एक पोर्ट सिटी है, इन दोनों के बीच वो पहला कराची से लेकर के मुंबई एक छोटे से जहाज की उन्होंने 1932 में उड़ान दी। और उसी को कहा जाता है कि ये भारत को पंख दिए, यानी भारत उड़ रहा था, उसमें पाकिस्तान नहीं था। तो पाकिस्तान में है कराची, तो इन्होंने पहली बार उड़ाया था, उनको लाइसेंस मिला था उस बात का। JRD at the age of 34 was elected the chairman of Tata and Sons in 1938, making him the youngest head of the largest industrial group in India। JRD 34 साल की अवस्था में, जो इन 1938 में 1938 में टाटा एंड सन्स के चेयरमैन माने इलेक्टेड किए गए, चुने गए। और ये उस समय भारत की सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप जो था, यानी टाटा एंड सन्स के सबसे कम उम्र के क्या बने थे, ये चेयरमैन बने थे। यानी सबसे बड़ी कंपनी के सबसे कम उम्र के चेयरमैन ये बने थे। कौन, JRD साहब। तो आप इनको जानते रहिएगा। In 1948 एयर इंडिया was launched jointly by JRD and the Indian government। और 1948 में एयर इंडिया नाम से, जिसको JRD और भारत सरकार ने मिलकर संयुक्त रूप से एयर इंडिया की स्टार्टिंग की थी। और आपको जानना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एयर इंडिया टाटा के ही हाथों में चला गया, सरकार ने इनको फिर से लौटा दिया। बीच में सरकार ने ले लिया था एयर इंडिया, लेकिन अब पूरा इन्हीं के पास है। In 1953 JRD was made the chairperson of एयर इंडिया। 1953 में JRD को एयर इंडिया का चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स ही वर्क टायरलेसली टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल। और अगले 25 साल तक बिना रुके बिना थके टायरलेसली उन्होंने इसको सफल करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत किया। JRD excelled not only as an aviator but also as a philanthropist, educationist, sportsman, poet and sculptor। JRD न केवल एक एविएटर माने जहाज चालक के रूप में ही जाने गए, मशहूर हुए, बल्कि वह एक फिलांथ्रोपिस्ट, मानवतावादी, शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट, स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी, पोएट, कवि और एक स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तिकार। ये सारे गुण उनके अंदर, आप इनको कह सकते हैं मल्टी पर्सनालिटी थे, वो मल्टी क्वालिटीज उनके अंदर थी, बहुत हर गुण उनके अंदर था JRD के अंदर। तभी तो कह रहा है एविएटर ही मत जानिएगा इनको, ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, स्पोर्ट्समैन भी थे, पोएट भी थे और स्कल्पचर थे। He received the highest civilian award, the Bharat Ratna in 1992 from the Indian government। और भारत सरकार से इनको 1992 में भारत सरकार का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो होता भारत रत्न 1992 में इनको दिया गया। JRD's last major public statement was an appeal to Indians to maintain peace। JRD मतलब जहांगीर रतन जी दादा भाई ने सबसे बड़ा जो सार्वजनिक पब्लिक स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि भारतीयों को हर हाल में अपनी शांति को बनाए रखना चाहिए। देखिए बेटा, माय डियर स्टूडेंट, शांति से ही सारे हल निकलते हैं। झगड़े से आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है। ऑल द सॉल्यूशंस कम फ्रॉम द पीस एंड कंप्रोमाइज। यही बात उन्होंने कहा था, यही उनका पब्लिक स्टेटमेंट था कि भारतीयों को हर हाल में मेंटेन पीस, शांति को बनाए रखना चाहिए। He breathed his last on November 29, 1993 और 29 नवंबर 1993 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, यानी उनकी देहांत हो गया, वो इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। Do you know JRD Tata was not only the director of Tata Company but also a great human being? Do you know, फिर आ गया वही सेंटेंस, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं, क्या आपको मालूम है कि JRD टाटा न केवल टाटा कंपनी के डायरेक्टर थे, निदेशक, बल्कि वो महान प्राणी थे, महान इंसान थे, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एक महान इंसान थे। कैसे? He made sure that 75% of the company's profit was spent on looking after the workers and those in need। क्योंकि उन्होंने कहा कि कंपनी का फायदा, जो भी प्रॉफिट होगा टाटा कंपनी का, उसका 75%, 75% मतलब 100 रुपए अगर फायदा कमाएगी तो उसका 75 रुपए कहां पर? कंपनी के वर्कर और उन व्यक्तियों पर खर्च किया जाएगा जो व्यक्ति वास्तव में जिनको किसी चीज की जरूरत है, नीड है। आप जानते हैं टाटा का हॉस्पिटल है, टाटा ने क्या नहीं किया भारत में। भारत में टाटा का हॉस्पिटल जो कैंसर का है बहुत बड़ा है टाटा का। टाटा ने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत वर्क किए हैं। इनका मोटो ही देख लीजिए, आज भी ये है। टाटा कंपनी में बताते हैं कि टुडे भी, आज भी प्रॉफिट का 75% वर्कर्स और नीडी पर्सन्स पर खर्च किया जाता है जिनको जरूरत है। क्या ग्रेट चीजें हैं। आज तो कंपनियां इस तरह से ग्रीडी हो गई हैं कि अगर वो पाए तो पूरा का पूरा टैक्स तक नहीं पे करती हैं, टैक्स की भी स्टीलिंग करती हैं, थेफ्ट करती हैं, चोरी करती हैं। और ये कंपनी ये थी कि अपनी प्रॉफिट का 75% कह रही है मेरे वर्कर्स पर और नीडी पर्सन्स पर खर्च कर दिया जाए। क्या ग्रेट, व्हाट ए ग्रेट पर्सनालिटी वाज JRD। और उन्होंने जो रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए टाटा में, आज तक वो टाटा कंपनी फॉलो कर दी। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी TCS है। तो लेकिन रूल्स वही फॉलो होते हैं, जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है 75% इज स्पेंट ऑन द लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स एंड द नीडी पर्सन्स। तो आप इसको अच्छे से जानते रहिएगा। टाटा को कौन नहीं जानता भैया, वेरी ग्रेट नेम इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। भारत की बात मत करिए, विदेशों में भी टाटा इज वेरी फेमस। इन्होंने एक बार कहा था, इनका देखो कोटेशन यहाँ देखो लास्ट में लिखा हुआ ब्रैकेट में, टाटा जी ने क्या कहा था
जे.आर.डी. टाटा ने कहा था कि व्हेन यू वर्क, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। जब आप किसी काम को करो ना, ऐसे करो ना कि लगे कि सब कुछ आप पर है। पूरा दारो मदार, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आप पर है। वर्क, व्हेन यू वर्क, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। जब वर्क करो तो ऐसे करो कि लगे सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। 100% आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल हो। जब कोई भी वर्क आप अपने हाथ में लो। When you pray as if everything depends on God। लेकिन जब आप भगवान की प्रे करो, गॉड को प्रे करो, तो ऐसे प्रे करो ना कि सब कुछ गॉड के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों कथन जे.आर.डी. टाटा जी के आप याद रखिएगा। When you work, work as if everything depends on you। When you pray as if everything depends on God। जब प्रेयर करो, जब भगवान को याद करो, जब भगवान की वंदना करो, प्रार्थना करो ना, ये मान के चलो कि सब कुछ भगवान पर है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अपने आप को नथिंग, जीरो मान के करिए। लेकिन जब किसी काम को आप करिए ना, तो ऐसा करिए कि सब कुछ आपके हाथ में है, एवरीथिंग इज इन योर हैंड, और आप उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल हैं। तो इसी के साथ मैं आपको यही टीचिंग देना चाहता हूं बेटा, कि जब किसी भी काम को करो ना, 100% फोकस करो, स्टडी करो, कंसंट्रेट करो, उसके सारे पहलुओं को सोचो। तभी तो हमारा देश 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनेगा। ये अमृत काल जो चल रहा है 2022 से 2047 तक का, ये 25 सालों का पीरियड, हमें ऐसा करना है ना, तो हमारा देश कब होगा डेवलप्ड? जब हम जिस कार्य को करेंगे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के साथ करेंगे, तो ओनली देन आवर कंट्री विल बी ए डेवलप्ड नेशन इन 2047। 2047 में आवर कंट्री विल बी ए डेवलप्ड नेशन। तो आइए ऐसे ही महान ग्रेट हीरोज को, रियल हीरोज को पढ़ा करिए, नकली हीरो को मत पढ़ा करिए, फिल्मी हीरो को। इनके सबको पढ़ने से नहीं, आपको रियल हीरोज, ये सब रियल हीरोज हैं, रियल ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया हैं, हमारे जो ग्रेट लीडर्स रहे हैं उनको पढ़ा जाए। दीज आर द नेशनल हीरोज ऑफ आवर कंट्री। इनको पढ़िए, इनके बताए हुए वेस को आप फॉलो करिए, इनके बताए हुए पाथ्स को आप फॉलो करिए, इनके बताए हुए डॉक्ट्रिन्स एंड प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करिए। आप भी ग्रेट बनोगे, हमारा कंट्री भी ग्रेट बनेगा, आपका नाम होगा, नेम एंड फेम भी आप बहुत पाओगे। अंडरस्टैंड? तो इसी के साथ आई होप कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे जे.आर.डी. टाटा जी से, जिन्होंने भारत को पंख दिया। अब आपके ऊपर है कि आप भारत को कौन सा पंख देते हैं, आप भारत को कहां लेकर जाते हैं, कितनी ऊंचाई पर लेकर इसको उड़ते हैं। ठीक है, इसी शुभकामना के साथ, गुड विशेस के साथ मैं इस लेसन को यहीं पर एंड करता हूं, और होप करता हूं कि माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने लाइफ में भारत को एक न्यू हाइट, एक न्यू ड्रीम, एक न्यू इंडिया जरूर बनाएंगे। ओके, इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब श्योर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।